सेक्शन के इंडेक्स की आज तक की। तो अब तक डे 4 के बाद हम लोगों ने जो पढ़ा था डे 5 में, और डे 5 के बाद जितनी भी सेक्शंस हमने अब तक देखी थी, तो वो क्या क्या थी, है ना। डे 5 हमने कहां से शुरू किया था? आई थिंक 2-2 से। डे 5 वी हैव स्टार्टेड विथ हियर। कीर्तन भाई कहाँ बाहर चले गए? आ जाओ। We had this day 5, and then we have completed this. Now we are at day 6. आज हम पहले इंडेक्स बना लें कि हमने क्या क्या देखा। तो हमने देखी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, हमने देखी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। पहले 1 ले लेते हैं, फिर हमने देखी सेक्शन 4, फिर हमने देखी सेक्शन 5, और उसके बीच में देखी सेक्शन 8। जल्दी बताओ, 2 क्लॉज 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी क्या था, और 2 क्लॉज सबसेक्शन 2 क्या था? जल्दी बताओ यार, देर नहीं लगाना। चैट पे चाहिए मुझको, अपन लाइव बैठे हैं, तो कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। लाइव जो वीडियो देख रहे हैं वो तो इसको आगे बढ़ा देंगे, बोले यार ये तो फालतू बातें करता आदमी। जल्दी बताओ, 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी क्या था, और 2 सबसेक्शन 2 क्या था, और सबसेक्शन 4 क्या था, और 5 क्या था, और 8 क्या था? मतलब मुझे ही बताना पड़ेगा, आप लोग नहीं बताओगे। मुझे 2 क्लॉज 1 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी पहले बताओ, वो क्या था? 8 तो आपको मालूम है, डिस्क्वालिफिकेशंस थे। 5 आपको मालूम है, एफसीए एसीए था। 4 आपको मालूम है कि रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसका नाम आ सकता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 आपको मालूम था, डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस किसको कहते हैं। और 2 क्लॉज 1 बी बोलती थी कि सीए कौन। इतनी बातें हमने की थी अब तक। आज हमको एक सेक्शन पढ़नी है, एंड दैट इज सेक्शन 6, जिसको आप कहते हो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी बंदा डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस होगा, उसे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ेगा। दोज हु आर deemed to be in practice has to take up certificate of practice. उन्हें certificate of practice लेना ही होगा। They have to take COP certificate of practice उनको लेना ही पड़ेगा। तो आज हम हैं सेक्शन 6 पर कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस किन लोगों को लेना होगा। Who should have certificate of practice? So every person who want to engage himself into any practice of work
defined in 2 subsection 2 should obtain certificate of practice under section 6। भाई साहब, हर बंदे को जो अपने आप को एंगेज करना चाहता है किसी भी प्रैक्टिस ऑफ वर्क में जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में डिफाइंड है, उसे सबसेक्शन 6 का सीओपी लेना ही होगा। One cannot engage himself into practice of CA unless not obtained COP। इवन आपने अगर अप्लाई भी कर रखा है सीओपी का तो भी कोई मतलब नहीं है। इवन इफ यू हैव अप्लाइड फॉर सीओपी यू कैन नॉट practice as a CA. You can practice as a CA only. You can practice as a CA only when you have obtained certificate of practice. जब आपने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ऑब्टेन किया है तभी आप क्या कर सकते हो, देन ओनली यू कैन प्रैक्टिस, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। मैंने आपको उस दिन भी लिखवाया है कि चाहे आप जो काम कर रहे हो वो काम, चाहे उस काम करने में आपको साइन की जरूरत पड़ रही हो या ना पड़ रही हो, डजंट मैटर कि आपको साइन करने की जरूरत, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको साइन करने की जरूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, डजंट मैटर। आप सर्टिफिकेशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो इससे कोई मतलब नहीं दोस्त। मैं सीए बनने के बाद बिना सीओपी लिए अगर किसी बंदे से पैसे लेकर उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखता हूं, ना ऑडिट करता हूं ना कुछ करता हूं, सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखता हूं, तब तो भी मैं दोषी पाया जाऊंगा क्योंकि मैंने सीओपी नहीं ली। चाहे साइन करना हो चाहे साइन नहीं करना हो, आप पब्लिक अकाउंटेंट की तरह अगर डील कर रहे हो तो माय डियर फ्रेंड आपको सीओपी लेनी ही पड़ेगी। और इसकी एनुअल मेंबरशिप फीस होती है सीओपी की। हर साल आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की एनुअल मेंबरशिप फीस भी भरनी होती है। यू हैव टू पे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फीस एवरी ईयर। एक बहुत फेमस केस एसी काहेर का दिया हुआ है। उस केस में सिग्निफिकेंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बताया गया है। काहेर साहब जो थे वो बहुत दिनों से जद्दोजहद कर रहे थे सीए बनने की, नहीं बन पा रहे होंगे, फेल हो रहे होंगे, तो इस बीच उन्होंने एलएलबी की प्रैक्टिस चालू कर दी थी और एडवोकेट की प्रैक्टिस करते हुए एक सुनहरे दिन वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के तुरंत बाद उन्होंने अपना काला वाला सफेद वाला बोर्ड हटाया और सीओपी ले लिया और प्रैक्टिस करने लगे। कुछ मिसकंडक्ट उनसे हुए, डिसिप्लिनरी एक्शन उनके अगेंस्ट हुआ। 6 महीने के लिए उनसे कहा गया
कि आप अपनी प्रैक्टिस को सस्पेंड रखें। तो उन्होंने इंस्टीट्यूट को लेटर लिख के पूछा कि साहब, आपने मेरी सीओपी को कैंसिल किया है, 6 महीने के लिए सस्पेंड किया है, स्टिल मैं अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करूंगा इनकम टैक्स के अंडर, और वो वकील की कैपेसिटी में करूंगा, सीए की कैपेसिटी में नहीं करूंगा। इसलिए आप ये जो 6 महीने के रिस्ट्रिक्शंस मुझ पे डाल रहे हो, ये रिस्ट्रिक्शंस मैं ओबे करने वाला हूं ऑडिट के लिए। आई एम नॉट गोइंग टू साइन एनी बैलेंस शीट फॉर 6 months, बट आई विल अपीयर बिफोर द कोर्ट, appear before the appellate tribunal as practicing chartered accountant, practicing chartered accountant की तरह जाऊंगा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने मना कर दिया, साहब जब आपको हमने 6 महीने के लिए सस्पेंड किया हुआ है तो आप सजा में मजा नहीं ले सकते, सॉरी, नहीं हो पाएगा। सर मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, कायर साहब ने हाईकोर्ट में पहुंच गए, बोले ऐसे कैसे नहीं करने दोगे, मैं एडवोकेट हूं और मुझे एडवोकेट की प्रैक्टिस तो आपको 6 महीने करने ही देनी पड़ेगी। अब हाईकोर्ट ने कहा कि कायर साहब, जब आपने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ऑब्टेन किया था आईसीएआई का, तो उसमें आईसीएआई को आपने ये कहा था कि आई विल बी अबाइड बाय एवरी रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड देयर अंडर। तो आपको उनके रूल्स और रेगुलेशन मानने पड़ेंगे। और जब आपने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लिया, उसके बाद आपकी कोई और कैपेसिटी हो ही नहीं सकती अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। अगर आप वापस एडवोकेट बनना चाहते हो तो सीओपी ऑफ आईसीआई छोड़ दो और आप पूर्णतः एडवोकेट कहलाओ। लेकिन ये तो नहीं हो पाएगा कि आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है और चूंकि वो 7 महीने 6 महीने के लिए सस्पेंड है, तो आप उस दौरान जो है सीओपी लेकर आगे बढ़ जाओगे। इट इज नॉट अलाउड। और उस दिन से एक सिग्निफिकेंस जो है सीओपी का जो है वो सबके सामने आया, और वो ये आया दैट अ पर्सन क्यों मेंबर, अ मेंबर holding certificate of practice cannot have any other capacity unless otherwise allowed by council। जब तक काउंसिल आपको अलाउ नहीं करती मालिक, तब तक आपकी कोई और कैपेसिटी हो ही नहीं सकती। यू कैन नॉट हैव एनी अदर कैपेसिटी अनलेस एंड अनटिल नहीं, उसने कुछ गलत किया था नागदा जी, इसलिए उसको सस्पेंड किया था। उससे कुछ मिसकंडक्ट हुआ था जिसके कारण काउंसिल ने उसको सस्पेंड किया था 6 महीने के लिए। इसलिए वो उन 6 महीनों में चाहता था कि वो क्या बन जाए, तो सस्पेंड तो उसको उसकी गतिविधियों के लिए किया गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नाउ यहाँ पे उनका ये कहने का मतलब है कि अगर आपने कोई मिसकंडक्ट किया और आपको सजा मिली है तो आप सजा में मजा न ढूंढें, आपकी एक ही कैपेसिटी है एज अ सीए, ऐसा। और कुछ डिटेल्स हैं सेक्शन 6 के बारे में कि सर सीओपी की जो फी है वो 3000 रुपीज पर ईयर है। हर फाइनेंशियल ईयर में आपको फीस भरनी ही पड़ती है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल काउंसिल को मिली तो वो इस सीओपी फीस को 6000 तक
इंक्रीज कर सकती है, करेगी जरूरी नहीं है, इंक्रीज कर सकती है। और ये सीओपी है। सीओपी कैन बी cancelled by council in some circumstances। कुछ सर्कमस्टांसेस में दी गई सीओपी छीनी भी जा सकती है। आप भरोसे ना रहे, काउंसिल अगर चाहेगी तो आपकी सीओपी छीन भी सकती है। अगली बात, वन पर्सन, वन सीए इन प्रैक्टिस, एक सीए इन प्रैक्टिस कैन सरेंडर हिज सीओपी एनी टाइम and can obtain COP again if you want। जब चाहो तब अपनी सीओपी वापस कर दो, जब चाहो सीओपी वापस ले लो। 15 साल तक मैंने सीओपी रखी थी, 5 साल, हाँ 15 साल तक मैंने सीओपी रखी थी। उसके बाद मैंने 5 साल तक सीओपी सरेंडर रखी। 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 7 years I surrendered my certificate of practice because of my commercial teaching which was involved there। And then I again thought मुझे वापस सीओपी लेनी चाहिए। I have again obtained COP this year। हो सकता है आप कभी भी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जो है रख सकते हो। 15 years तक मेरे पास सीओपी थी। 1998 से 2014 तक, more than 15 years I had COP। Then I surrendered it because of obvious reason of academics, and then I obtained it again। That's it। हेलो, मुझसे कहते हैं ना लोग, आप आपके आजकल डिजिटल प्रमोशन नहीं आते, आपके आजकल वो फ्लायर्स नहीं बन मिलते, आपके आजकल ऐसे आई के एसएमएस नहीं मिलते। भाई आई ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अगेन, सो आई एम नॉट गोइंग टू advertise much। I can only inform, that's the point। So one certificate of practice, one can surrender certificate of practice and you can get it back again। कोई दिक्कत नहीं होती उसमें ना। अब बात आती कि भाई क्या किसी बंदे का नाम रिमूव किया जा सकता है, किसी बंदे की सीओपी कैंसिल हो सकती है, और किसी बंदे की सीओपी क्या वापस रीस्टोर हो सकती है? हाँ, हो सकती है। कई बार क्या होता है कि मेंबरशिप फीस नहीं भरता कोई, मेंबरशिप फीस ही नहीं भरी किसी ने, सीओपी की फीस नहीं भरी, तो उसकी सीओपी कैंसिल कर देते हैं। फिर वो फीस भर देता है, रिस्टोरेशन के लिए आवेदन करता है, तो उसको रिस्टोर कर दिया जाता है। किसी का मिसकंडक्ट हो गया तो सीओपी कैंसिल हो जाती है। अगर इतना बड़ा मिसकंडक्ट कर दिया कि उससे बहुत बदनामी हुई है, परमानेंटली सीओपी कैंसिल कर दी जाती है। तो सीओपी कैंसिल भी हो सकती है। पहली बात, बोले सब मेंबर के रजिस्टर में से नाम हटाना एक अलग बात है और सीओपी कैंसिल होना एक अलग बात है। हाँ, ये दो चीजें बड़ी कंफ्यूजिंग है। एक होता है रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम रजिस्टर ऑफ मेंबर,
और एक होता है कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। हर रिमूवल ऑफ मेंबर कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस तो होकर ही रहेगा, लेकिन हर कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रिमूवल ऑफ नेम ऑफ मेंबर हुए जरूरी नहीं। सीओपी कैंसिल किया, आपको सीए के रजिस्टर में से नहीं हटाया, चलेगा, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता कि आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं है बट आपको मैं सीओपी कंटिन्यू करने दूं। इट्स नॉट पॉसिबल। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आपका नाम रजिस्टर में से हटा सकता हूं। आई कैन रिमूव योर नेम फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर, then you cannot hold any COP. But if I cancel your COP, you can still have your name in the register of member. That is the point. अब रिमूवल या कैंसिलेशन कब होगा, रिमूवल फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर कब हो जाएगा, तो इसको डील करती है सेक्शन 20। सेक्शन 20 बोलती है कि इफ अ मेंबर डाइज, तो हम उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में से हटा देते हैं, या सुओ मोटू बाय एप्लीकेशन ऑफ मेंबर। मेंबर ने बोल दिया साहब मेरा नाम हटा दो, हटा दो। तीसरा, नॉट पेड प्रिस्क्राइब्ड फीस, मेंबरशिप फीस ही नहीं भर रहे हैं। अगर आप मेंबरशिप फीस ही नहीं भर रहे हो तो गए आप, फिर आप एरियर भर के वापस आ जाओ, या फिर आप सेक्शन 8 की डिसेबिलिटी लेके बैठ गए, तो भी आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से निकल जाएगा। तो रजिस्टर ऑफ मेंबर से नाम वाई वन शुड समवन गो सो मोटू, मुझे नहीं रहना इंस्टीट्यूट का मेंबर। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप इंस्टीट्यूट के मेंबर हो तो आपका रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप ये काम नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं मेंबर ऑफ आईसीएआई हूं तो मैं मेंबर ऑफ सीएफए नहीं हो सकता। मान लो मुझे सीएफए का मेंबर होना है तो फिर मैं यहां की मेंबरशिप सरेंडर करूंगा, फिर वहां मेंबर बनूंगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया कहती है कि आप एक ही जगह के मेंबर रहो, या तो यहाँ के रहो या तो वहां के रहो, तो क्या करूंगा। ऐसे बहुत सारे जगह रिस्ट्रिक्शन होते हैं, तो फिर मैं सुओ मोटो एप्लीकेशन दे देता हूँ कि साहब मुझे हटा दो, अप्लाई फॉर, आई एम नॉट गोइंग टू बी, होता है सपोर्ट। चलिए, कैंसिलेशन ऑफ सीओपी कब हो जाता है, मेंबर खुद सीओपी सरेंडर कर दे, या मेंबरशिप कैंसिल होगी तो सीओपी तो अपने आप कैंसिल हो जाएगी। या नॉन पेमेंट ऑफ फीस होगा तो कैंसिल हो जाएगी, कैन बी कैंसिल। ये दिया हुआ है सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 में कैंसिलेशन ऑफ सीओपी और सेक्शन 20 में रिमूवल ऑफ द नेम फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। गॉट इट? चलिए, कोड ऑफ इथिक्स तो अभी चालू ही नहीं हो पाया। अभी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के बारे में बात चल रही है। तो अगर अपन इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल पर चले और कोड ऑफ एथिक्स के बारे में बात करें,
सीओपी में रहते हुए सोशल जो इलेक्शन होते हैं, लाइक पार्षद, वो बात करेंगे अभी, रुक जा। आगे आएगी वो बात। इंट्रोडक्शन हो गया, ओवरव्यू हमने ले लिया, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमने पढ़ लिए सारे। उसके बाद हमने थ्रेड्स पढ़ ली पूरी, ये पूरा हम पढ़ चुके हैं। मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट, डिसेबिलिटीज हमने पूरी पढ़ ली, एसोसिएट और फेलो मेंबर हमने पढ़ लिए, रिमूवल ऑफ रजिस्टर, रिस्टोरेशन ऑफ मेंबरशिप, ये भी मैंने आपको बताया। पेनल्टी फॉर फॉल्सली क्लेमिंग मेंबर को अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हमने पढ़ लिया, सिग्निफिकेंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हमने पढ़ लिया, मेंबर डीम टू बी इन प्रैक्टिस किसे कहते हैं, वी हैव डन दिस ऑल, ये तो पूरा हम पढ़ चुके हैं ना। कंपनीज और ये कुछ सेक्शंस जो हैं, ये डेजिग्नेशन कैसे देना है चार्टर्ड अकाउंटेंट को, ये सब अंदर पढ़ेंगे, यानी मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस अंदर पढ़ेंगे, यहां अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है इस सब चीज को। केवाईसी नॉर्म्स, ये सब का कोई मीनिंग ही नहीं है। नाउ कम्स डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। अब जो आएंगी वो आएंगी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। इसको एक चार्ट के थ्रू समझेंगे। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं? देखिए, अगर एक मेंबर, चाहे वो प्रैक्टिस में हो चाहे वो नहीं हो, अगर वो पब्लिक के साथ कोई मिसकंडक्ट करता है तो उसे डिसिप्लिनरी प्रोसीजर का एक सामना करना पड़ेगा। अब ये डिसिप्लिनरी प्रोसीजर क्या है, ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन चूंकि दिया हुआ है इसलिए समझना जरूरी है। इस डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स को समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ये डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चालू क्यों होती है। तो सर, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चालू होती है सेक्शन 22 के कारण, अदरवाइज डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग स्टार्ट होने का कोई रीजन नहीं। द ओनली रीजन ऑफ इनिशिएशन ऑफ एनी डिसिप्लिनरी proceeding is what? Section 22. According to Section 22 of the Act, the purpose of this Act, expression, professional or other misconduct shall be deemed to include any act or omission provided in any of the schedules, but nothing in this section shall be construed to limit or abridged in any way the power conferred or duty cast on the directed discipline under 21(1) to initiate an inquiry. एक मिनट, अगर किसी भी बंदे को सेक्शन 22 के अंदर प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट का दोषी पाया गया तो उसे सेक्शन 21 के अंतर्गत डिसिप्लिनरी एक्शंस का सामना करना पड़ेगा। चलिए, तो अब सेक्शन 22 ने हमको दिशा दी कि साहब प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट होते हैं। Act or omissions under any of the schedules to
इस एक्ट के अंदर आपका कोई भी एक्ट, इस एक्ट के अंदर जो शेड्यूल दिया हुआ है, उस शेड्यूल के अंदर अगर कोई एक्ट किया या कोई ओमिशन किया तो उसे प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट कहा जाएगा। एक्ट मीन्स प्रोहिबिटेड एक्ट, ओमिशन मीन्स mandatory requirement not fulfilled. प्रोहिबिटेड एक्ट, हमने आपको कहा है आपको ये नहीं करना है और आपने कर दिया तो भी मिसकंडक्ट है। हमने आपसे कहा था कि आपको ये जरूर करना है और आपने नहीं किया तो भी ये मिसकंडक्ट है। मीन्स खाली कुछ करना मिसकंडक्ट है ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ नहीं करना भी मिसकंडक्ट हो सकता है। तो ओनली एक्ट इज नॉट misconduct. Sometimes omissions are also misconduct. आगे बढ़े। अच्छा, अब ये शेड्यूल्स टू दी एक्ट क्या बीमारी भैया? सर, शेड्यूल्स टू दी एक्ट पर आए तो देयर आर टू शेड्यूल्स। द फर्स्ट शेड्यूल and the second schedule. The first schedule and the second schedule. First schedule has 4 parts. Part first, part second, part third, पार्ट 1 सीए इन प्रैक्टिस के लिए, पार्ट 2 सीए इन सर्विस के लिए, पार्ट 3 फॉर ऑल सीएस, पार्ट 4 भी फॉर ऑल सीएस। पार्ट 1 जो सीए इन प्रैक्टिस के लिए है उसके अंदर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहा गया है। ये पार्ट हो, ये पार्ट हो या ये पार्ट हो, तीनों ही पार्ट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की बात करते हैं। थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं। और ये अदर मिसकंडक्ट की बात करता है। आप ध्यान रखिए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए इंस्टीट्यूट के कंट्रोल में नहीं, फॉर अदर मिसकंडक्ट ऑल्सो इज विद इन द कंट्रोल ऑफ द आईसीए। इसी तरीके से द सेकेंड शेड्यूल में भी we have 3 parts.
पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, ये भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, ये अदर मिसकंडक्ट है। यानी अगर देखा जाए, सो वी हैव पार्ट वन, पार्ट टू एंड पार्ट थ्री, और द फर्स्ट शेड्यूल के अंदर वी हैव पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री एंड पार्ट फोर। गॉट इट? पार्ट, अब अगर कोई आपसे पूछे कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या है, तो हम कहेंगे एरर्स एंड ओमिशन कमिटेड बाय एनी मेंबर अंडर पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, और पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड ऑफ द सेकेंड शेड्यूल। और कोई हमसे पूछेगा अदर मिसकंडक्ट क्या है, तो हम बोलेंगे एनी एक्ट और ओमिशन विच इज डन बाय द मेंबर अंडर पार्ट फोर ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल एंड पार्ट थर्ड ऑफ द सेकेंड शेड्यूल। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि हमको बोलना क्या है? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और अदर मिसकंडक्ट डिफाइंड नहीं है एक्ट में। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मतलब कोई भी एक्ट या ओमिशन जो पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल और पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड ऑफ द सेकंड शेड्यूल में हुआ है। और अदर मिसकंडक्ट मतलब एनी एक्ट और ओमिशन जो पार्ट फोर ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल या पार्ट थर्ड ऑफ द सेकंड शेड्यूल में हुआ है। ये डेफिनेशन है प्रोफेशनल अदर मिसकंडक्ट। 12 प्रोफेशनल मिसकंडक्ट यहां है, 2 यहां है, 14, 3 यहां है, 17 प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। और इधर है 10 प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, और इधर है 2 प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। यानी टोटल कितने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के केसेस हैं, क्लॉजेस हैं? 12, 2, 14, 3, 17 और 10, 27 और 2, 29, 29 एक्ट और ओमिशन हैं जिन्हें प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की श्रेणी में रखा जाता है। और 2 यहां है, सॉरी यहाँ पे 4 है, सॉरी यहाँ पे 4 है और यहाँ पर 1 है। तो 12 प्लस 2 14 प्लस 3 17 प्लस 10 27 प्लस 4 27 प्लस 4 32 मिसकंडक्ट्स हैं जो प्रोफेशनल कहलाते हैं। और ये 2 और एक 3 जो है वो अदर मिसकंडक्ट है। 31, देखो अब प्रोफेशनल मिसकंडक्ट पकड़े, 12, 2 14, 3 17, 10 27 और 4 31। 31 तो हो गए आपके क्या, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, और 3 आपके क्या हो गए, टोटल 34 मिसकंडक्ट डिफाइंड। शेड्यूल 2 किस पर अप्लाई होगा, लिखा तो है बेटा, शेड्यूल 2 विल बी एप्लीकेबल टू मेंबर्स इन, हाँ अभी अपन लेके आ जाते हैं कि ये होगा मेंबर इन प्रैक्टिस पर, मतलब सीए इन प्रैक्टिस पर, और ये होगा सारे सीएस पर। ये लिखना रह गया था। तो अब बात आती है कि ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट डील कैसे होगा, हाउ इट वुड बी डेल्ट, किस तरीके से डील होगा। तब देखते हैं कि प्रोसीजर किस तरीके से डील होती है। आइए,
हाउ इट विल बी डेल्ट विथ, किस तरीके से डील होगा। लेट्स सी। हमको इंस्टीट्यूट ने दिया कि भाई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स ऐसे चलती है, तो चलिए जरा देखते हैं। अगर कोई बंदा इंस्टीट्यूट को कंप्लेन करता है या इंफॉर्मेशन देता है अगेंस्ट द मेंबर ऑफ आईसीएआई कि उसने मिसकंडक्ट किया है, मिसकंडक्ट कौन सा, द फर्स्ट शेड्यूल के अंदर कुछ किया है या द सेकेंड शेड्यूल के अंदर किया है, एम आई, क्या आपको मेरी बात समझ में आई, एम आई क्लियर और दिस। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डिसिप्लिन को, जिसे कहते हैं डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट, जिसके अंदर इंस्टीट्यूट के एक ऑफिसर होते हैं जिन्हें बोलते हैं डायरेक्टर डिसिप्लिन। तो जो डायरेक्टर डिसिप्लिन है उन्हें कोई भी अगर कंप्लेन करता है कि साहब इस बंदे ने इस शेड्यूल के इस क्लॉज के अंदर गड़बड़ की, या इंस्टीट्यूट को इंफॉर्मेशन मिलती है कि किसी मेंबर ने किसी शेड्यूल के किसी क्लॉज के अंदर गड़बड़ की है, और वो गड़बड़ पहुंचती है किसके पास, डायरेक्टर डिसिप्लिन के पास, और डायरेक्टर डिसिप्लिन को अगर प्राइमा फेसी लगता है कि बंदा गिल्टी है या बंदा नॉट गिल्टी है। अब एक मिनट, ये प्राइमा फेसी ऐसे नहीं लगता है, मैं आपको इसकी पूरी प्रोसीजर बताता हूं। आपने मेरे खिलाफ शिकायत की कि साहब असीम त्रिवेदी जी ने मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत गलत तरीके से ऑडिट किया। तो इंस्टीट्यूट मेरे पास एक शो कॉज नोटिस भेजेगा, डायरेक्टर डिसिप्लिन उस बंदे की कंप्लेंट को रजिस्टर करेगा, रजिस्टर करने के बाद डायरेक्टर डिसिप्लिन मुझे एक शो कॉज नोटिस इशू करेगा कि क्यों ना आप पर दावा चलाया जाए। मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा कि साहब मेरी कोई गलती नहीं है, ये गलती उनकी है, मेरी कोई गलती नहीं है। मेरा जो जवाब होगा वो जवाब डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट देखेंगे और उस जवाब को वापस भेज देंगे किसको, कंप्लेनेंट को, कि भाई तुमने कहा था कि इस चार्ट अकाउंटेंट ने ऐसा नहीं किया है। जब हमने उससे पूछा तो उसने ये जवाब दिया है, अब तुम इसके बारे में कुछ बात करना चाहते हो। अगर वो बोलता है कि नहीं सर कोई बात नहीं, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट, तो बात अलग है। लेकिन वो बोलता है कि नो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर, मैं तो चाहता हूं कि इस बंदे के खिलाफ प्रोसीडिंग्स चले। फिर डायरेक्टर डिसिप्लिन देखते हैं कि भाई ये गिल्टी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर लग रहा है तो कौन से शेड्यूल के अंदर गिल्टी लग रहा है। अगर द फर्स्ट शेड्यूल के अंदर गिल्टी लग रहा है तो इस मैटर को एक छोटी डिसिप्लिनरी बॉडी जो आईसीआई की उसको दिया जाएगा, जिसे कहा जाता है बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन। बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन जो होता है उसमें 3 मेंबर्स होते हैं काउंसिल के, और एक बड़ी कमेटी होती है जिसे डिसिप्लिनरी कमेटी कहते हैं, उसमें 5 मेंबर्स होते हैं। बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन में एक तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, वो इंस्टीट्यूट की तरफ से अपॉइंट होते हैं, और 2 मेंबर जो होते हैं वो काउंसिल से लिए जाते हैं, जिनमें से एक मेंबर जो है वो गवर्नमेंट नॉमिनी होते हैं और एक मेंबर जो होते हैं वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होते हैं। अभी आपको काउंसिल के बारे में भी बता दूं कि काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट में 40 लोग होते हैं। 40 मेंबर्स की एक काउंसिल होती है, जैसे अपने यहाँ पार्लियामेंट होती है ऐसे यहाँ पर काउंसिल होती है। 40 मेंबर्स की काउंसिल होती है। उस 40 मेंबर्स में से 32 मेंबर्स तो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होके आते हैं। जैसे अभी इलेक्शन चल रहे हैं, दिसंबर में इलेक्शन होंगे, 3 साल काउंसिल के होते हैं, ये 3 साल कंप्लीट हो रहे हैं, इस बार 2022 में वापस काउंसिल आएगी। तो अभी 2022 की काउंसिल के लिए इलेक्शन चालू हो रहे हैं। तो ये जो इलेक्शन चालू
इलेक्शन हो रहे हैं, ये डेमोक्रेटिकली इलेक्ट करने वाले मेंबर्स हैं। तो 32 मेंबर तो हम लोग इस तरीके से इलेक्ट कर लेंगे, लेकिन 8 मेंबर्स जो हैं, 8 मेंबर्स जो है काउंसिल के अंदर, वो आते हैं कहां से? मिनिस्ट्री से। 8 मेंबर कम्स थ्रू मिनिस्ट्री, 8 मेंबर्स मिनिस्ट्री से आते हैं, दे ऑल कम थ्रू मिनिस्ट्री। 8 मेंबर कहां से आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से वो नॉमिनेट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नॉमिनेट करता है, तो एक आरबीआई का बंदा होता है, एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से आ जाते हैं, एक जो है यूनिवर्सिटी से आ जाते हैं, एक जो है वो आरबीआई से आ जाते हैं, एक सीबीडीटी सीबीईसी के मेंबर होते हैं। तो ऐसे 8 मेंबर नॉमिनेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब 32 अपने, 8 उनके, तो 25% रिप्रेजेंटेशन तो हमेशा गवर्नमेंट का होता है। अब जब डिसिप्लिनरी एक्शन होता है ना, तो जैसे बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन है, तो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन में एक मेंबर तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रहेगा और एक मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा। इसी तरीके से जैसे हम बात करें डिसिप्लिनरी कमेटी, तो डिसिप्लिनरी कमेटी में हमारी काउंसिल के प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट में से एक बंदा जो है वो प्रिसाइड करता है चेयर को, और प्रिसाइड करने के बाद साथ में 2 मेंबर होते हैं जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होते हैं, और 2 मेंबर जो होते हैं वो होते हैं कौन से? सेंट्रल गवर्नमेंट के। इस तरीके से 5 लोगों की डिसिप्लिनरी कमेटी बनती है। तो कोई बात नहीं, फर्स्ट शेड्यूल के सारे मैटर कौन देखता है? बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन। और सेकेंड शेड्यूल के सारे मैटर कौन देखता है? डिसिप्लिनरी कमेटी। फिर से बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन में कौन होता है? एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है और 2 मेंबर होते हैं। ऐसे 3 लोगों की क्या होती है? बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन। 2 मेंबर में से एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मेंबर होता है और एक मिनिस्ट्री का बंदा होता है, और तीसरा प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है इंस्टीट्यूट का। ऐसे 3 लोगों का बनता है बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन। इसी तरीके से बनती है डिसिप्लिनरी कमेटी। डिसिप्लिनरी कमेटी में प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन रहता है, चेयरिंग कौन करता है उसको? इंस्टीट्यूट के जो एक्टिंग प्रेसिडेंट होंगे, आईसीआई के जो एक्टिंग प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट होंगे, वो उस वक्त वो चेयर करेगा। उनके अलावा 2 मेंबर चाहिए कौन से? सेंट्रल गवर्नमेंट के, और 2 मेंबर चाहिए किसके? मिनिस्ट्री के। ऐसे करके 5 लोगों की बनती है डिसिप्लिनरी कमेटी। डिसिप्लिनरी कमेटी सेकेंड शेड्यूल के मैटर देखती है, या सेकेंड और फर्स्ट दोनों एक साथ? आपने कोई ऐसा मिसकंडक्ट किया जिसमें फर्स्ट शेड्यूल का भी पॉइंट आ रहा है, सेकेंड शेड्यूल का भी पॉइंट आ रहा है, तो आप बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, तो आप डिसिप्लिनरी कमेटी के पाले में जाते हैं, अदरवाइज आप बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन में होते हैं। ओके, तो ये मैटर बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन या डिसिप्लिनरी कमेटी के पास जाता है। डिसिप्लिनरी कमेटी, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन उसे एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ लगता है कि मिसकंडक्ट है, चलो इंक्वायरी करते हैं। फिर वो इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं, फिर वो गिल्टी फाउंड करते हैं। अगर गिल्टी फाउंड करते हैं तो वो एक्शन ले सकते हैं। क्या? मेंबर को रिप्रिमांड कर सकते हैं, उसका नाम मैक्सिमम 3 महीने के लिए वो कहां से हटा सकते हैं? रजिस्टर से। और उस पर इम्पोज कर सकते हैं पेनल्टी कितने की? 1,00,000 रुपए तक की पेनल्टी। मेंबर को रिप्रिमांड कर सकते हैं, मेंबर को रिमूव कर सकते हैं, उसका नाम 3 महीने तक का, नॉट मोर देन 3 मंथ्स, एंड फाइन इम्पोज कर सकते हैं कितना? 1,00,000 रुपए का। 1 मिनट हुआ क्या? आपने कंप्लेंट की जी, कंप्लेंट डीडी के पास गई, हाँ, डीडी ने शोकॉज नोटिस भेजा सीए को, हाँ, सीए ने उसका आंसर बना के भेजा, हाँ, डीडी ने उसके आंसर को कंप्लेनेंट को दिया, हाँ, कंप्लेनेंट ने कहा नहीं मुझे तो इसके अगेंस्ट एक्शन लेनी है, हाँ, डीडी ने देखा है कि ये मैटर द फर्स्ट शेड्यूल का है, हाँ, उन्होंने ये मैटर को किसको दे दिया? बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन को। क्या बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन को लगा कि बंदा गिल्टी है? हाँ, तो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन ने प्रोसीडिंग्स की, हाँ, प्रोसीडिंग्स के बाद क्या उसको गिल्टी पाया गया? हाँ, तो प्रोसीडिंग्स के बाद जब गिल्टी पाया गया तो क्या किया? या तो उसको डांट दो, वार्निंग दे दो, चेतावनी दे दो, या उसका नाम मैक्सिमम 3 साल तक के लिए, 3 महीने तक के लिए आप कहां से निकाल सकते हो? रजिस्टर ऑफ मेंबर में से, या उस पर पेनल्टी इंपोज कर दो 1,00,000 रुपए तक की। यू कैन इम्पोज अ पेनल्टी अप टू 1,00,000। क्या मेरी बात समझ में आई एवरीवन? आगे बढ़ूं? ओके, अब मान लो उल्टा हुआ। उल्टा क्या हुआ?
मैटर दूसरा हुआ। फिर से किसी ने कंप्लेंट की, ये तीनों और है कि एंड? अरे काउंसिल के ऊपर है, वो कभी बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के ऊपर है। वो तीनों एक साथ भी कर सकते हैं, डांट डपट भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं नाम, और ऊपर से पेनल्टी भी लगा सकते हैं। तीनों एक साथ कर सकते हैं, और वॉर नहीं है। अब आते हैं वापस। किसी ने कंप्लेंट की, हाँ डीडी के पास कंप्लेंट गई, हाँ डीडी ने शोकॉज नोटिस भेजा, हाँ डीडी ने शोकॉज नोटिस भेजा, तो सामने वाले ने एक्सप्लेनेशन भेजा, हाँ एक्सप्लेनेशन भेज के हमने थर्ड पार्टी को बोला भाई ये एक्सप्लेनेशन है, तू सेटिस्फाइड है? उसने कहा ना। हमने देखा यार इसने जो कांड किया है ये तो शेड्यूल सेकंड में गिरता है, या शेड्यूल सेकंड और शेड्यूल फर्स्ट दोनों में गिरता है। तो हमने इस मैटर को किसके पास भेजा? डीसी के पास। डीसी ने उसको एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद उसकी इंक्वायरी की, इंक्वायरी करने के बाद उसको गिल्टी पाया, गिल्टी पाने के बाद डीसी क्या कर सकती है? डांट टपट सकती, उसका नाम चाहे तो कितने भी समय के लिए, उसका नाम अगर चाहे तो कितने भी समय के लिए रिमूव कर सकते हैं, और वो समय जो है वो लाइफ टाइम भी हो सकता है। और पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं कितने की? 5 लाख की। देयर कैन इम्पोजिशन ऑफ अ पेनल्टी अप टू रुपीज 5 lakhs। 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी भी इंपोज की जा सकती है। ओके फाइन। और अगर गिल्टी नहीं पाया गया तो मैटर क्लोज कर दो। लेकिन यहां पर बड़ा गड़बड़ झाला है, मैं बताऊंगा कि क्या सही है और क्या गलत है। ये इनके फ्लो चार्ट में गड़बड़ है। और अगर डायरेक्टर डिसिप्लिन को ही लगता है कि गिल्टी नहीं है, तो उसे बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास जाना पड़ेगा और उससे बोलना पड़ेगा कि भाई आप इस मैटर को क्लोज करो। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन को लगता है कि नहीं ये मैटर क्लोज करने लायक नहीं है, तो वो डायरेक्टर डिसिप्लिन को बोलेगा फर्दर इन्वेस्टिगेट करो, या फिर वो इस मैटर को डीसी को भी भेज सकते हैं। तो अब ओवरऑल प्रोसेस इन्होंने ये बताई। इसके बाद अगर मेंबर खुद डिससेटिस्फाइड है बीओडी से या डीसी से, तो वो क्या करेगा? वो अपील कर सकता है अपीलेट अथॉरिटी में। एक मिनट, ये तो किसका अंडरस्टैंडिंग था? आईसीएआई ने जो चार्ट दिया, इस चार्ट को मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि हो सकता है आपको बाद में कभी जब मॉड्यूल पढ़ो तो आपको लगे कि ये क्या हो गया। इस चार्ट को ऐसे नहीं पढ़ा जाता। इस चार्ट को पढ़ना है तो आपको मेरे शरीर का फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा। लेट्स ड्रॉ फ्लो चार्ट विथ मी। फ्लो चार्ट से चीजें नहीं होती, अपन पढ़ रहे हैं डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में सबसे पहली बात होती है कि या तो कोई कंप्लेंट आती है या कोई इंफॉर्मेशन आती है। या तो कोई कंप्लेंट आती है या कोई इंफॉर्मेशन आती है। टू, डायरेक्टर डिसिप्लिन। डायरेक्टर डिसिप्लिन थिंक्स, डायरेक्टर डिसिप्लिन is of opinion that case is not of professional or other misconduct। मैटर कोई प्रोफेशनल इधर मिसकंडक्ट का नहीं है। इट विल सेंड, it will send the matter
to board of discipline to close it. अगर आपने डीडी को कंप्लेन की और डीडी को लगा कि ये किसी काम की कंप्लेंट नहीं है, दुर्भावनावश की गई कंप्लेंट है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, यहां पर कोई मिसकंडक्ट ही नहीं है, तो डीडी खुद क्लोज नहीं कर सकता है मैटर को। डीडी को वो मैटर भेजना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन को, और बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन को बोलेगा कि आप इसे क्लोज करो। अब board of discipline can close it, can ask DD to further investigate, or board of director can refer this case to डीसी। डीसी मतलब डिसिप्लिनरी कमेटी। यानी बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन या तो मैटर को क्लोज कर देगा, या उसको लगेगा नहीं यार डीडी तुम जो बोल रहे हो ना कि इसे क्लोज करो, तो क्लोज मत करो यार, इसके अंदर जाके देखो या तो मिसकंडक्ट तो मिलेगा। या फिर बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन कह सकता है यार बॉस ये तो बहुत सीरियस मैटर है, इस मैटर को डीसी को भेजते हैं, डीसी देखेगी क्लोज करना कि नहीं करना। तो क्योंकि ये मैटर सेकेंड शेड्यूल से रिलेटेड है, तो लेट द डीसी क्लोज इट। फर्स्ट शेड्यूल का होगा तो बीओडी ही क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। क्या आपको मेरी ये वाली बात समझ में आ गई? यहां तक समझ में आ गया? अरे क्या इतने सारे लोग बैठे हो, कोई हाँ ना ना कुछ तो बोलो। अरे सर कॉपी कर लेना दो पहले, फिर बात करेंगे। जरा कैमरे तो ऑन करो सब लोग, जरा देखो तो सही में कि बैठे सो रहे हैं जग रहे हैं क्या कर रहे हैं। पुट ऑन योर कैमरा। गुड। बाकी दो कहाँ है? वेरी गुड। और एक और कहाँ गया? वेरी गुड। चलो अब ऑफ कर लो, जाग रहे सब जाग रहे। सो इम्पॉर्टेंट इज कि क्लोज कर दो मैटर को, या डीडी को कहो क्लोज कर देंगे मैडम, या डीडी को कहेंगे कि फर्दर इन्वेस्टिगेट करो, या इस केस को डीसी को सौंप दिया जाएगा। अब बात आती है, अब बात आती है कि इफ ऑफ ओपिनियन दैट, नहीं, if of opinion that, is of opinion that it may be matter of misconduct. प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट का मैटर तो बन रहा है। इश्यूज आर शो कॉज नोटिस, member receives response from member and sends it to complainant. Still complainant क्या होगा? दो बातें होंगी। complainant want to withdraw। अगर कंपाउंड विड्रॉ करना चाहता है
तो यहां भेज देंगे complainant want to proceed further. Matter of the first schedule या matter of the second schedule or both schedules. अगर मैटर ऑफ फर्स्ट शेड्यूल है it will go to board of discipline, it will go to DC, फिर यहाँ पे प्रोसीडिंग्स होंगी, यहाँ पे भी प्रोसीडिंग्स होंगी, यहाँ पे रिप्रिमांड किया जा सकता है, यहाँ पे रिप्रिमांड किया जा सकता है, यहाँ पे अप टू 3 months रिमूव कर सकते, एनी ड्यूरेशन के लिए रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पे अप टू 1 लाख पेनल्टी, यहाँ पे अप टू 5 लाख पेनल्टी। Member can go to appeal. अपीलेट ट्रिब्यूनल इंस्टीट्यूट के अंदर ही अपीलेट ट्रिब्यूनल बनी हुई है, उस अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाके अपील कर दो। अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या करेगी? सजा नहीं दी होगी तो देगी, दी होगी तो घटाएगी, घटी कम लगेगी तो बढ़ाएगी, बढ़ाई होगी तो कम करेगी, या बोल देगी इसे सेट असाइड कर दो। पेनल्टी कम कर सकती है, पेनल्टी बढ़ा सकती है। वही सारे अपीलेट ट्रिब्यूनल की जो नाटक नौटंकी अपने यहाँ होते हैं इनकम टैक्स में, सेम टू सेम यहाँ भी हो जाएंगे। क्या है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ रहे हैं इनमें से एक नंबर का नहीं आना है, पर चूंकि मॉड्यूल में दिया तो पढ़ना तो जरूरी है। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिली कि फर्स्ट शेड्यूल का मैटर हुआ तो डिसाइड कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन। और अगर सेकेंड शेड्यूल का मैटर हुआ या दोनों शेड्यूल का मैटर हुआ तो कौन डिसाइड करेगा? डीसी। बीओडी में कितने मेंबर होते हैं? 3। डीसी में कितने होते हैं? 5। 3 में से एक गवर्नमेंट का और एक काउंसिल का और एक ऑफिसर, और यहाँ 5 में एक हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, साथ में 2 नॉमिनी, दो गवर्नमेंट नॉमिनी और 2 काउंसिल मेंबर होते हैं। 2 गवर्नमेंट नॉमिनी होते हैं और 2 काउंसिल मेंबर होते हैं। और एक प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म। क्या डीडी के पास ये पावर होती है कि वो कंप्लेंट को विड्रॉ कर ले? देख लिया, वो पावर डीडी के पास नहीं है। डीडी को विड्रॉ करने की कोई पावर नहीं है। डीडी को इसे भेजना पड़ता है, किसे? बीओडी को। और बीओडी क्या कर सकता है उस विड्रॉल की कंप्लेंट के साथ, वो भी लिखा हुआ है। तो अब मॉड्यूल का चार्ट देखने की बजाय आप अपने चार्ट पर ध्यान दो, ये ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो आज का दिन शुरू हुआ था यहां से ओके, अच्छा, बाकी की बातें करते हैं कल।